माइसेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। हमारा आज का टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया को किस तरीके से कल्टीवेट किया जाए, इसके बारे में ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले इस टॉपिक को डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा एक हल्की सी नॉलेज लेंगे बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ ऑक्सीजन। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ उस चीज़ को रिफ्रेश करना जरूरी है, इसलिए पहले हम उस पर हल्का सा एक ओवरव्यू ले लिया था। तो हमने आपको बहुत पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करने के तमाम पैटर्न, बहुत सारे ये सारे बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया on the basis of oxygen requirement। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस तरीके से हो रही है, इस बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। पहले हम ये हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स। क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब क्या, वह बैक्टीरिया जिनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन हर हाल में होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। उसमें क्या आ जाएगा आपका, उसमें आपके आ जाएंगे स्यूडोमोनास, एरुजिनोसा, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। दूसरे में क्या आएंगे, ऑब्लिगेट एनारोब्स। इसमें क्या आएंगे, ऐसे बैक्टीरिया जिनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर उनको ऑक्सीजन कहीं मिल जाए तो वो कैसी क्या हो जाएगा, टॉक्सिक। वो क्या, टॉक्सिक। इट मीन्स द बैक्टीरिया for which survival oxygen should not be present. Oxygen should not be present. Oxygen is toxic for them. That is known as obligate anaerobes. इसमें आपके क्या आते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जिससे क्या होता है, टिटनस। क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन मिली तो भी जीवित रह लिए, नहीं मिली तो भी जीवित रह लिए। उन्हें हम क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव एनारोब्स। इट मीन्स फैकल्टेटिव एनारोब्स आर द बैक्टीरिया which can survive in the presence or in absence of oxygen. Example is Escherichia coli. Example is Escherichia coli. Last one is microaerophilic bacteria. Microaerophilic
एरोफिलिक बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया हैं? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनके सर्वाइवल के लिए लो अमाउंट, वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, माइक्रो मतलब बहुत कम, एरो मतलब एयर, इन द सेंस ऑक्सीजन। माइक्रो एरोफिलिक, फिलिक मतलब क्या? लविंग। माइक्रो एरोफिलिक, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मीन्स माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया फॉर विच सर्वाइवल very less amount या very low tension of oxygen is mandatory. Example is H. pylori. H. pylori is the causative agent of पेप्टिक अल्सर। जब हम पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे तो वहां पे कॉजेटिव एजेंट की बात आएगी। H. pylori is the causative agent of पेप्टिक अल्सर। तो ये तो हमने पढ़ा कि एक जनरल ओवरव्यू कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, इस बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। अब इसमें यानी कि जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन हमको नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का होना वहां पे क्या हो जाएगा? टॉक्सिक। क्या हो जाएगा? टॉक्सिक। अच्छा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आखिर होती क्यों है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इन द सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस। सेलुलर रेस्पायरेशन प्रोसेस, जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे क्या यूज किया जाएगा? ऑक्सीजन। और एनारोबिक बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पे कोई अदर सब्सटेंस, कोई अदर मटेरियल का यूज किया जाएगा। इट मीन्स एरोबिक बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, but anaerobic bacteria does not use oxygen as a electron acceptor, they use certain other things. अब हम चलेंगे बेसिकली, जब भी हम एनारोबिक बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम तैयार करते हैं या उनका कल्चर तैयार करते हैं, तो हम पूरी के पूरे सेटअप में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं से भी ऑक्सीजन बैक्टीरिया को हिट ना करे। अगर ऑक्सीजन बैक्टीरिया को कहीं हिट कर गया तो बैक्टीरिया डेथ हो सकती है। इट मीन्स एनारोबिक कल्चर के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि पूरी की पूरी कल्चर असेंबली में कहीं भी ऑक्सीजन एक्सपोज ना हो। अब हम आगे ध्यान देंगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सस्पेक्टेड एनारोबिक इन्फेक्शंस। सस्पेक्टेड एनारोबिक इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारी डिजीजेस होती रहती हैं, लेकिन ऐसी क्या सिम्टम्स हैं, ऐसी क्या कंडीशन है जिस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन एनारोबिक बैक्टीरिया से हुआ होगा। उसमें पहला क्या है? गैंग्रीन डेवलपमेंट। दूसरा डिकलरेशन,
discoloration at site। तीसरा फॉल स्मेलिंग, और बैड स्मेलिंग का अगर डिस्चार्ज आ रहा हो तो फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज। इसके अलावा फ्री गैस इन टिश्यू, फ्री गैस इन डेड टिश्यू। फ्री गैस इन डेड टिश्यू यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण हो रहे हों, उनको रिकॉग्नाइज करने का कुछ एक कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर गैंग्रीन डेवलप हो रहा हो, गैंग्रीन डेवलपमेंट, डिकलरेशन एट द साइट, साइट पे ब्लैक कलर या ब्लैकिश अपीयरेंस या डिसकलरेशन हो रहा हो, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, अगर बैड स्मेल का डिस्चार्ज हो रहा हो, फ्री गैस इन डेड टिश्यू का डेवलपमेंट हो रहे हो, तो ये सारी की सारी कंडीशन किस चीज की है कि यानी कि जो इन्फेक्शन हुआ वो कहीं ना कहीं एनारोबिक बैक्टीरिया से हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। कंडीशंस फॉर एनारोबिक इन्फेक्शंस, कंडीशन फॉर एनारोबिक इन्फेक्शंस। बेसिकली इनका रोल ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि जब हम कल्चर तैयार करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से इनोकुलम तो लेना होगा, सैंपल तो लेना होगा, तो आखिर सैंपल हम कहाँ से लेंगे? उसके लिए हमको कुछ ऐसे इन्फेक्शंस वगैरह बॉडी में हो, वहाँ से सैंपल कलेक्शन किया जा सकता है। कंडीशन फॉर एनारोबिक इन्फेक्शन, तो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे एनारोबिक इन्फेक्शन हो सकता है? जैसे पुअर ब्लड सप्लाई, अगर किसी आर्गन को ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रही हो किसी भी वजह से, तो उस आर्गन में एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे अगर लंग्स का जो सबसे लास्ट सेगमेंट है, अगर वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है तो वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। पुअर ब्लड सप्लाई, ट्रॉमा, मैलिग्नेंसी, और डायबिटीज मेलाइटस, और इम्यूनो कंप्रोमाइज पर्सन, सर्जरी, और स्प्लीनेक्टोमी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है? उसमें क्या है? पुअर ब्लड सप्लाई, किसी वजह से अगर किसी आर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है तो वहां पे एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी। और ट्रामा, अगर कहीं पे चोट वगैरह लगा हुआ है
तो वहाँ पे एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी। अगर मैलिग्नेंसी कहीं पे डेवलप हो रही है, मैलिग्नेंसी कैंसर, तो वहाँ पे, या ट्यूमर, तो वहाँ पे एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी को है तो वहाँ भी एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन, अगर किसी पर्सन की किसी वजह से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम, मे बी ड्यू टू सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट और जेनेटिक, इस केस में भी एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी। सर्जरी, अगर किसी पर्सन की सर्जरी हुई हो तो वहाँ भी एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगी। साथ ही साथ स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीनेक्टोमी इसका मतलब क्या? नेक्टोमी का मतलब क्या? सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन का अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाए उसे क्या कहेंगे? नेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी मीन्स अगर स्प्लीन का सर्जिकल रिमूवल कर दिया गया हो तो ऐसे पर्सन में भी एनारोबिक इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी साइट हैं जहां पे एनारोबिक ग्रोथ ज़्यादा होती है आपकी बॉडी में। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं? माउथ, थ्रोट, सर्विक्स, वेजाइना, रेक्टल रीजन, स्किन फोल्ड्स, ये सब कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर एनारोबिक इन्फेक्शन होने की, एनारोबिक ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इंटेस्टीन, इट मीन्स हमारी बॉडी में ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे एनारोबिक ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा होती है, जैसे माउथ, थ्रोट, सर्विक्स, वेजाइना, rectal region, skin fold and intestine. These are the sites for anaerobic growth. अब अगर हमको स्पेसिमेन चाहिए हो, स्पेसिमेन चाहिए हो तो कौन कौन सी चीज़ें सुटेबल होती हैं? सुटेबल फॉर स्पेसिमेन, अगर ऐसे स्पेसिमेन जहाँ पे एनारोबिक ग्रोथ हो वो हमको चाहिए हो तो कौन कौन से सुटेबल होते हैं? ब्लड, CSF, endometrial swab, deeper dead tissue, ये सब हम सैंपलिंग में या स्पेसिमेन जब भी हम इकट्ठा करते हैं
तो हम इन चीज़ों को अक्सर यूज़ करते हैं। हम उन चीज़ों को अक्सर यूज़ नहीं करते हैं जहाँ पे नॉर्मल एनारोबिक ग्रोथ, जैसे स्किन फोल्ड्स में नॉर्मली एनारोब्स ग्रो करते ही करते हैं नॉर्मली, तो इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे नॉर्मली एनारोब्स ग्रोथ ना करे लेकिन अगर वहाँ पे ग्रो कर जाए किसी वजह से, यानी कि वहाँ क्या हो गया, इन्फेक्शन, जैसे ब्लड, CSF, इंडोमेट्रियल सॉफ्ट, डीपर, डेड टिश्यू वगैरह। अब सैंपलिंग कैसे करते हैं? सैंपलिंग करते समय हम ध्यान रखते हैं, एस्पायरेट, सैंपल by using syringe and quickly remove air। जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है वहां पे डीप पंक्चर करेंगे और एस्पायरेट सैंपल बाय सिरिंज, सिरिंज से उसको खींचेंगे और एयर को क्विकली बाहर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एयर एक्सपोज हो गया तो एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब इतना सब होने के बाद हम ध्यान देंगे एनारोबिक स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट। ये क्या मतलब हुआ कि मान लिया कि किसी पर्सन को एनारोबिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया, हमें नहीं पता कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, हमने सैंपल को कलेक्ट किया, स्पेसिमेन को कलेक्ट किया, डीप पंक्चर किया, सिरिंज से एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, जो भी चीज़ें, ये सब करने के बाद हम उसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको लैब में भेजेंगे विद इन 1 to 2 आवर, विद इन 1 to 2 आवर उसे लैब में भेजना होता है। साथ ही साथ उसको, स्पेसिमेन को कभी भी हम रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। स्पेसिमेन नेवर बी रेफ्रिजरेट, स्पेसिमेन को रेफ्रिजरेट कभी भी नहीं किया जाएगा। कुछ ऐसे कॉमर्शियल अवेलेबल, कुछ ऐसे आप आज के समय में कॉमर्शियल अवेलेबल किट हैं जिसमें वायल्स, ट्यूब्स, बैग, ये सब यूज किए जाते हैं, जिसमें से एयर पहले ही या ऑक्सीजन पहले ही निकल चुकी होती है। कॉमर्शियली ऑक्सीजन को पहले निकाला जा चुका होता है। इनको रखा जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और कब तक, 72 घंटे। मीन्स कुछ ऐसी कॉमर्शियल अवेलेबल ट्रांसपोर्ट किट्स हैं, वायर्स, ट्यूब, बैग्स, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उस पर हम स्पेसिमेन को डालते हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एज इट इज को हम 72 घंटे तक रख सकते हैं फॉर फर्दर कल्टीवेशन।
हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी हम एनारोबिक कल्चर बनाएंगे तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और कोल्ड क्लाइमेट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। मीन्स ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक microbes, microorganism should never be in contact with oxygen and never be in contact with cold climate. अब हम देखेंगे एनारोबिक कल्चर मेथड। एनारोबिक कल्चर मेथड कि किस किस तरीके से किस किस मीडिया का यूज करके हम एनारोबिक कल्चर तैयार करते हैं। तो इसमें पहला आपका क्या आता है, यूज ऑफ मीडिया हैविंग reducing substances। यूज ऑफ मीडिया हैविंग reducing substances। दूसरा, डीप एगर ट्यूब, इसको हम कहेंगे कल्चर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। इसमें कुछ ऐसा सेट करते हैं ताकि जो कल्चर हमारा रहे वो ऑक्सीजन वहां तक एक्सपोज ना होने पाए। डीप एगर ट्यूब या कल्चर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। और तीसरा आपका आता है केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2। केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2। इसमें आपका आता है गैस पैक सिस्टम। गैस पैक सिस्टम ये भी बताएंगे क्या होता है। और लास्ट है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ O2 या इसको कह सकते हैं एनएरोबिक इनक्यूबेटर। एनएरोबिक इनक्यूबेटर। यानी कि एनारोबिक कल्चर मेथड में आपके 4 मेथड हैं। पहला है यूज ऑफ मीडिया हैविंग रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। दूसरा है डीप एगर ट्यूब या कल्चर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। तीसरा है केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2 या गैस पैक सिस्टम। और चौथा है मैकेनिकल रिमूवल ऑफ O2 या एनारोबिक इनक्यूबेटर। ये 4 आपके कल्चर मेथड हैं एनारोबिक कल्चर के लिए। अब हम एक एक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ मीडिया हैविंग रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। यूज ऑफ मीडिया हैविंग रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक मीडिया हैं जो फॉर एनारोबिक कल्चर यूज की जाती हैं। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक मीडिया हैं जो कि एनारोबिक कल्चर के लिए ही यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें पहला क्या है, रॉबर्टसन
cooked meat, broth media. ब्रॉथ मीट क्या? लिक्विड. दूसरा क्या है? फ्लूइड, थायो ग्लाइकोलेट मीडिया. रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ मीडिया. रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ मीडिया. और दूसरा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया. ये दोनों कुछ ऐसे स्पेसिफिक मीडिया हैं जो सिर्फ एनारोबिक कल्टीवेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं. यूज ऑफ मीडिया हैविंग रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस. इसमें कुछ ऐसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए, तो कुछ और चीज़ें चाहिए, सर्टेन अदर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस. रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ मीडिया में क्या क्या होता है? इसका जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है उसमें आपका आता है 5 ग्राम ऑफ कुक्ड मीट, 5 ग्राम ऑफ कुक्ड मीट. साथ ही साथ इसमें होता है आपका क्या? न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, हीमिन और ग्लूटाथियान. क्या क्या इसमें होगा? 5 ग्राम ऑफ कुक्ड मीट, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पे आपका हीमिन एंड ग्लूटाथियान. रिड्यूसिंग सब्सटेंस के तौर पे आपको क्या लिया जाता है? हीमिन और ग्लूटाथियान. इसको हम पूरे के पूरे सिस्टम को स्लाइस करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स. 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट स्लाइसेशन परफॉर्म करते हैं इस चीज के लिए. यानी कि जो एनारोबिक कल्चर मीडिया है उसमें पहला क्या है? यूज ऑफ मीडिया हैविंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस. उसको डिवाइड, उसमें दो टाइप के मीडिया हैं, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ मीडिया और दूसरा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया. रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ मीडिया में क्या है? 5 ग्राम ऑफ कुक्ड मीट प्लस न्यूट्रिएंट ब्रोथ और साथ ही साथ हीमिन ग्लूटाथियान एज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस. ये दोनों क्या है? एज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस. और क्या है? स्लाइस बाय ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट. अब दूसरा आपका क्या है? फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया. फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में क्या किया जाएगा? इसमें क्या क्या होता है? हेमिन और क्या? विटामिन के और क्या? इसके अलावा जो एग्जैक्ट कम 1% ग्लूकोज, 1% ग्लूकोज, 0.1% थायोग्लाइकोलेट, 0.01% ascorbic acid and 0.05% cysteine. 0.05% cysteine. यानी कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया इज द मीडिया which is specifically used
फॉर एनारोबिक कल्टीवेशन। इसमें हम क्या लेते हैं, हिमिन, विटामिन के, 1% ग्लूकोज, 0.1% थायोग्लाइकोलेट, 0.1% थायोग्लाइकोलेट and 0.1% ascorbic acid and 0.05% सिस्टीन। इसको हम ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 15 मिनट। 15 मिनट के लिए इसको हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं। और तब हम क्या देखते हैं, तब हमें एक स्लाइस मीडिया मिल जाता है और जब इसका स्टोरेज किया जाता है कूल एंड डार्क प्लेस, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री, कूल और डार्क प्लेस, टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री। यानी कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में आपका हेमिन होता है, विटामिन के होता है, 1% ग्लूकोज होता है, 0.1% थायोग्लाइकोलेट होता है, 0.1% एस्कॉर्बिक एसिड होता है, 0.05% आपका सिस्टीन होता है। ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे फॉर 15 मिनट्स। उस फिर को स्टोरेज करने के लिए कूल करते हैं डार्क प्लेस में बिलो 25 डिग्री, मतलब 20 से 25 डिग्री तक उसे कूल कर दिया था। फिर जब इस मीडिया को यूज करने हम जाएंगे तो यूज करने के पहले थोड़े इसको हम वाटर बाथ पे रख देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बाय द वे अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन में आ भी गई हो तो वो ऑक्सीजन एक्सपेल, बाहर निकल जाए। मीन्स बिफोर यूजिंग फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया वी हीट द मीडिया ऑन वाटर बाथ so that unusual oxygen can be expelled from the media। तो ये आपका एनारोबिक कल्चर मेथड में पहला मेथड, यूज ऑफ मीडिया हैविंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और दूसरा क्या था, दूसरा है आपका कल्चर अवे फ्रॉम O2। इसे हम क्या कहते हैं, डीप एगर ट्यूब। क्या कहते हैं इसे हम, डीप एगर ट्यूब। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि अगर आपने यहां कोई मीडिया लिया तो इस मीडिया में जो ऊपरी सरफेस है वहां पे ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा कम होता जाएगा। यानी कि डीपली जाने पे ऑक्सीजन कंटेंट कम हुआ और सुपरफिशियली ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कल्चर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, कि जो हमारा कल्चर मीडिया है उस कल्चर मीडिया के ऊपर थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, ऑयल। क्या डाल देंगे, ऑयल। इससे क्या हो गया, ऑयल इज वर्क जस्ट लाइक ए बैरियर बिटवीन मीडिया टू एयर। तो हमारा जो मीडिया हो गया इस ऑयल की वजह से अवे फ्रॉम O2, इसे हम क्या कहेंगे, कल्चर अवे फ्रॉम O2 या डीप एगर मीडिया। नीचे क्या है, एगर मीडिया, ऊपर क्या है, ऑयल। ऑयल ने क्या किया, एक बैरिकेडिंग का काम कर दिया किसके बीच में, ऑक्सीजन और कल्चर मीडिया के बीच में। इस तरीके से जब किया जाएगा तो एनारोबिक कल्चर डीपली, एनारोबिक कल्चर हमें कहाँ मिलेगा, डीप में। क्लियर। तो कल्चर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन या डीप एगर ट्यूब में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्यूब है एगर मीडिया का, उसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, ऑयल। तो ऑयल की जो लेयर होती है
वो एक बैरिकेडिंग का काम करती है बिटवीन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एंड मीडिया, और हम इस मीडिया में डीपर एनारोबिक कल्चर को ग्रो करा लेते हैं। इसमें हम ऑटोक्लेविंग करेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। इसको भी अगर स्लाइस करना हो तो हम कितना टेम्परेचर लेंगे, 121 डिग्री। कैसा, ऑटोक्लेविंग, कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए। क्योंकि जब भी हमको मीडिया बनाना हो फॉर माइक्रोबियल कल्चर तो उस मीडिया को पहले स्लाइस करना जरूरी होता है। क्यों, ये इसलिए कि माइक्रोबियल इनोकुलम डालने के पहले कहीं उसमें कोई पहले से ही माइक्रोबियल ग्रोथ मौजूद ना हो। अगर पहले से ही माइक्रोबियल ग्रोथ होगी तो हमें कैसा कल्चर मिलेगा, मिक्स्ड कल्चर, और हमें कैसा कल्चर चाहिए, प्योर कल्चर। इसीलिए जब भी हम एरोबिक या एनारोबिक किसी का भी कल्चर कराते हैं तो पहले क्या करते हैं, मीडियम को स्लाइस कर लेते हैं ताकि उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया मौजूद ना हो। उसके बाद बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे और उसे इंक्यूबेटर में डाल देंगे। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया, कल्चर अवे फ्रॉम ऑक्सीजन या डीप एगर ट्यूब। अब तीसरा देखिए, तीसरा है केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2। तीसरा क्या है, केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2। केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2, इसे हम और क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं एनारोबिक गैस पैक सिस्टम। क्या नाम देते हैं, एनारोबिक गैस पैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक जार है, जार के ऊपर लिड जो उसका कवर है, यहीं पे क्या लगा होता है, एक कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, पैलेडियम, कैटलिस्ट पैलेडियम। और यहां पे एक रखा जाता है क्या, गैस पैक। क्या रखते हैं, गैस पैक। उस गैस पैक से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। तो अगर इस असेंबली में कहीं भी कोई ऑक्सीजन होगी तो वो ऑक्सीजन इस H2 से मिलेगी और क्या बना लेगी, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम। तो जब पूरा का पूरा ऑक्सीजन H2 से मिलके पैलेडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में H2O बना लेगा तो क्या इस असेंबली में अंदर कहीं ऑक्सीजन रहेगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो उस केस में यहां हम एनारोबिक कल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स इन केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारी असेंबली होती है उसमें हम लिड, जो ढक्कन है, जार का ढक्कन, उसकी निचली सरफेस पे क्या लगा दिया, कैटलिस्ट पैलेडियम। वह और साथ ही साथ जार के अंदर क्या रहेगा, गैस पैक विच कंटेन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन यहां पे मौजूद ऑक्सीजन से मिलेगा पैलेडियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और इस रिएक्शन के द्वारा क्या बना लेगा, आपका वाटर। तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। अब आंतरिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है तो वहां इजीली एनारोबिक कल्चर किया जा सकता है। इसमें हम मेथिलीन ब्लू की स्ट्रिप लगाते हैं एज ए इंडिकेटर। क्लियर, मेथिलीन ब्लू का स्ट्रिप एज ए इंडिकेटर। और सबसे लास्ट
सबसे लास्ट क्या हो गया, मैकेनिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2, इसे हम और क्या नाम देंगे, एनारोबिक इनक्यूबेटर। एनारोबिक कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनक्यूबेटर्स आते हैं जो बेसिकली बने होते हैं एनारोबिक कल्चर के लिए। तो ये आपका आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने आपको क्या क्या बताया कि एनारोबिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, फिर सैम्पलिंग कैसे लेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट मीडिया कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, फिर कल्चर मीडिया मैंने आपको बताया रॉबर्टसन को मीट ब्रॉथ मीडिया, फ्रूट थायोग्लाइकोलेट मीडिया, केमिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2, मैकेनिकल एक्सक्लूजन ऑफ O2, मीडिया अवे फ्रॉम O2, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए कि फ्रूट थायोग्लाइकोलेट मीडिया और रॉबर्टसन को मीडिया, इनको यूज करने के पहले स्टराइज करना 121 डिग्री फॉर 30 मिनट्स इज वेरी कंपल्सरी। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कशन करेंगे कल। थैंक यू। हो गया।